फाइनली अ ब्रांड न्यू Volkswagen। मतलब Volkswagen के फैंस की सिर्फ एक ही तो ख्वाहिश रहती है कि बॉस नई गाड़ी ले आओ जो कि इंडिया सेंट्रिक हो। तो ना कि सिर्फ ये एक नई नवेली Volkswagen लाए हैं, बल्कि इंडियन मार्केट के हिसाब से इससे डिज़ाइन भी किया गया है, इसमें फीचर्स भी दिए गए हैं और शायद प्राइसिंग भी की जाएगी। नाम इसका रखा गया है Volkswagen Taygun। अब इसमें कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं, वही आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार खम्मागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट Volkswagen Taygun। टाइगुन, रेड टाइगुन, येलो टाइगुन, जीटी, ये भी जीटी, पर दोनों में फिर भी डिफरेंस है। तो अब हम लुक्स डिज़ाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली अगर आप इस गाड़ी को दूर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ये Volkswagen ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो डिज़ाइन लैंग्वेज ये लोग फॉलो करते हैं वो सेम आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हालांकि वेरिएंट वाइज जो डिज़ाइन चेंजेस होंगे वो आपको नज़र आएंगे। और अच्छी बात है हमारे पास दोनों गाड़ियाँ हैं। ये 1.5 लीटर GT वेरिएंट है जो कि मैनुअल है, और ये टॉप ऑफ द लाइन GT DSG वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो, या GT प्लस बेसिकली इसे बोला गया है। दोनों के डिज़ाइन में क्या फ़र्क है? सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि डैश ऑफ क्रोम यहाँ पे भरपूर है। इंडियंस को मज़ा आ जाएगा जब वो क्रोम देखेंगे, क्योंकि ग्रिल देखोगे तो क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। हालांकि सटल लगती है सामने देखने में, पिक्चर्स में या वीडियोस में क्या ये जस्टिफाई कर पा रही है मुझे नहीं पता, बट क्रोम यहाँ पे ठीक लग रहा है। हेडलैम्प की अगर बात करोगे, दोनों में जो डिफरेंस है, यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको हैलोजन्स मिलते हैं, कोई भी प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। LED डे टाइम रिंग लाइट्स दोनों में मिलती है, बट दोनों के डिज़ाइन में डिफरेंस है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिप है, यहाँ पे ये आधी स्ट्रिप है, कटौती की गई है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा वैसे ओवरऑल अगर आप शेप की बात करोगे तो दोनों में कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगा। एक और बदलाव जो आपको नज़र आएगा वो है एलॉय व्हील्स में। यहाँ पे 17 इंच के आपको डायमंड कट सॉर्ट ऑफ एलॉय व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो सिंगल टोन आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं, 16 इंच के ये एलॉय व्हील्स हैं। तो मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट से ही आपको 16 इंच के व्हील्स मिलेंगे। अब एलॉयज़ होंगे नहीं होंगे वो देखा जाएगा, बट मोस्ट लाइकली एलॉयज़ ही होने वाले हैं। उसके अलावा आपको जो GT प्लस वेरिएंट है उसके अंदर सनरूफ भी मिलता है। यहाँ पर आपको सनरूफ मिसिंग लगेगा। दोनों में रूफ रेल जरूर है, फंक्शनल है ऐसा कंपनी का कहना है, पर कितना वेट ले सकती है वो हमें नहीं पता है, तो वो कभी और बात करेंगे। कंपनी जब ऑफिशियली अनवील करेगी तब हम उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके अलावा अगर आप डोर हैंडल्स देखोगे तो यहाँ पर आपको क्रोम का इस्तेमाल, मतलब वो हल्का सा सटली क्रोम का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे पूरा का पूरा डोर हैंडल जो है वो आपको बॉडी कलर में ही मिलता है। तो ये मोटे मोटे बदलाव हैं। रेयर से अगर आप देखोगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो LED वो जो टेल लैम्प्स हैं वो पूरा ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि कनेक्टेड है, वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है जब लिट अप होती है। तो ये है डिज़ाइन के मामले में। और क्योंकि SUV है तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। 190 mm का अनलेडन ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब बैठने के बाद में ऑफकोर्स वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ठीक ठाक है ग्राउंड क्लियरेंस आप बोल सकते हो। सेगमेंट में और कार्स हैं जो इससे बेहतर आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। ऑलराइट, तो अब हम फाइनली Volkswagen Taygun का इंटीरियर चेकआउट कर रहे हैं। एक्चुअली हमने जब इसका कॉन्सेप्ट शोकेस किया गया था 2020 ऑटो एक्सपो से जस्ट पहले आई गेस, तभी भी हमने चेकआउट किया था, बट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्शन वेरिएंट से दूर था। अब प्रोडक्शन वेरिएंट है, फाइनल वर्जन ये है जो हम अभी देख रहे हैं, जो आप अभी देख रहे हैं। अब जो वेरिएंट मेरे पास है दैट इज़ द GT वेरिएंट, और ये रेड कलर में है। अगर आप रेड कलर में लेते हैं तो आपको ये रेड इंसर्ट्स यहाँ पे नज़र आएंगे, स्पेशली डैशबोर्ड के अराउंड और ये सेंट्रल कंसोल के अराउंड जो आपको रेड इंसर्ट नज़र आ रहे हैं, जो कि थोड़ी सी अलग अपील इसे देते हैं रेगुलर वाले मॉडल से। रेगुलर वाले मॉडल में डुअल टोन टाइप ही फिनिश है ऑफकोर्स, जैसे ब्लैक बेज यहाँ पर भी है, पर ये फिनिश नहीं आती। अगर आप रेड ऑप्ट करते हैं तो ही आपको ये मिलता है। अब क्योंकि ये स्कोडा कुशाक की कज़न है तो बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, प्लेटफॉर्म भी शेयर करते हैं, इंजन ऑप्शंस भी, कंपोनेंट्स भी, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ये टच स्क्रीन जो है एग्जैक्टली सेम है, बहुत ही सीमलेसली काम करती है, और बहुत ठीक ठाक ब्राइटनेस में से बोलूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी धूप बढ़ने लग जाती है तो कुछ सर्टेन एंगल से इसमें देखने में परेशानी होती है। हम शूट कर रहे थे तभी भी मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। उसके अलावा
ये जो पूरा का पूरा लेआउट है, चाहे आप ये एसी कंट्रोल का जो पूरा लेआउट है जो कि टच सॉर्ट ऑफ आपको दिया गया है, जो कि अच्छे से काम करता है। हालांकि मुझे अभी भी आई एम ऑफ दैट ओपिनियन कि अगर आपको फिजिकल प्रॉपर बटन, डेडिकेटेड बटन अगर दे दिए जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है ऑन द गो आपको कुछ भी एसी को एडजस्टमेंट करने हो। सेम कुशाक की तरह ही आपको 2 USB-C पोर्ट्स यहाँ पे दी गई है, पीछे की तरफ भी USB-C पोर्ट्स दी गई हैं, कोई भी USB-A टाइप नहीं दी गई है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि अगर 4 टोटल आपको पोर्ट्स दिए गए हैं तो उसमें से 2 आपको रेगुलर वाली भी दे दी जा सकती थी। बाकी वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे भी मिलता है, 12V पावर सॉकेट आपको मिलता है इन केस आप कुछ 12V यूनिट लगाकर और फिर कुछ चार्ज करना चाहें। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको अलग नज़र आएगी कुशाक से। ऑफकोर्स कुशाक में आपको 2 स्पोक मिलती है जो कि थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड लगती है। दिस फील्स मच बेटर, होल्ड करने में बहुत अच्छी है। और ऑफकोर्स टिल्ट और टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट आपको मिलते हैं। जो लाइट के अरेंजमेंट्स हैं, हेडलाइट वगैरह आपको एडजस्ट करनी हो तो उसका यूजुअल फोक्सवैगन फैशन में राइट साइड में आपको दिए गए हैं। और हेडलैम्प लेवलर जो है वो भी आपको यहीं पे दिया गया है। बाकी अगर आप सीट्स की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम फैब्रिक आपको मिलने वाला है। वही अच्छा साइड बॉल्स्टरिंग सपोर्ट है, अगर आप ठीक ठाक फिजिक के भी होंगे तो भी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुशनिंग भी बिल्कुल वैसी की वैसी मिलती है। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ सर्टेन जगहों पे लेदर का इस्तेमाल किया, मतलब वही फॉक्स लेदर और फैब्रिक का मतलब एक कॉम्बिनेशन में दिया गया है। अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं टॉप मोस्ट में तो आपको लेदर भी मिलता है। उसके अलावा लाइक आई सेड कंफर्ट ओवरऑल ठीक है। ये आपको सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है जिसे कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब बेस्ट तरीके से जो भी पोजीशन में आपको आना है उसमें आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ORVM को एडजस्ट करने के लिए आपको डेडिकेटेड बटन्स आपको यहीं पे दिए ही गए हैं। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आप बात करोगे तो क्योंकि ये GT वेरिएंट है तो आपको ये एनालॉग सॉर्ट ऑफ नज़र आएगा। ऑफकोर्स MID जो है वो सिर्फ एक डिजिटल है, वो भी ब्लैक एंड वाइट आपको मिलती है, कुशाक की जैसी मिलती है। अगर आप स्टोरेज स्पेसेस की बात करोगे तो स्टोरेज स्पेसेस एक्चुअली ठीक ठाक आपको दे दिए गए हैं। ये ठीक ठाक डीप है, हालांकि थोड़ा बहुत सामान आ जाएगा, आई थिंक 1-2 बॉटल्स आ जाएंगी, थोड़ा बहुत आपको डॉक्यूमेंट रखने हो तो वो आप रख सकते हैं। बाकी दोनों दरवाज़ों में आप बड़ी बॉटल रख सकते हैं, उसके बाद भी बहुत सारी जगह बच जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको थोड़ी ठीक ठाक डीप एक जगह मिल जाती है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आपको चाबी रखनी हो तो आप चाबी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से स्टोरेज स्पेसेस का भी ठीक ठाक ध्यान रखा गया है। हालांकि एक शिकायत जो मुझे लगी वो ये है कि ये जो IRVM दिया गया है बहुत ही बेसिक टाइप है, मतलब ऑटो डिमिंग IRVM एटलीस्ट GT में तो आपको दिया ही जाना चाहिए था, जो कि ये वेरिएंट है तो यहाँ पे ये मिस आउट करती है। जहाँ तक सेफ्टी फीचर्स की बात है तो हमेशा की तरह फोक्सवैगन ग्रुप काफ़ी लोडेड इसे रखता है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फीचर्स। हालांकि इस वाले वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग नहीं मिलते हैं, उसके लिए आपको टॉप इन वेरिएंट जाना पड़ेगा। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, यहाँ पर 2 एयरबैग्स मिलेंगे जो कि एज स्टैंडर्ड आपको अक्रॉस द वेरिएंट लाइनअप मिलने वाले हैं। उसके अलावा ABS प्लस EBD प्लस डिस्क वाइपिंग प्लस मल्टी कॉलिजन ब्रेकिंग और हिल होल्ड, इस तरीके के जो भी सारे फीचर्स हैं वो तमाम फीचर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। ये जो फ्रंट वाली सीट है ये मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, आई एम अबाउट 5'6", 5'7" के बीच में। और ये वाली जो सीट है वो ललित के हिसाब से एडजस्टेड है, जो कि अभी कैमरे के पीछे हैं, वो 6 फुट के आसपास हैं। तो हम दोनों सीट्स को अभी चेकआउट करेंगे कि कितना स्पेस वो देती है। एंड बिफोर वी गो टू दी सेकेंड रो सीट या लास्ट रो सीट पे हम जाते हैं, उससे पहले क्वालिटी लेवल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप फोक्सवैगन से वो थोड़ी उम्मीद करते हो। अब जब आप फिट एंड फिनिश की बात करोगे तो एक्चुअली वो ठीक ठाक है, हालांकि कुछ जगह पे थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, और सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो है वो थोड़ा बेहतर हो सकता था। जैसे कि AC वेंट के लिए जो ये प्लास्टिक चूज़ किया गया है फील्स अ लिटिल इन्फीरियर, थोड़ा सा चीप लगता है। आप ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो ये भी फोक्सवैगन जैसा नहीं लगता है। फिनिशिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, थोड़े लंबे टाइम के बाद में थोड़ा ज़्यादा हिलने डुलने लग जाए तो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। बट लाइक आई सेड फिट एंड फिनिश ओवरऑल मुझे अच्छी लगी है, बट सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो है वो थोड़ा बेहतर उसका था। ओके, रियर सीट। हाँ, मतलब दरवाजे में वेट तो है फॉर श्योर, अगर आप वो वेट एक्सपेक्ट करते हो फोक्सवैगन से, बट मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले पोलो चला रहा था और मुझे पोलो में जो ओवरऑल वेट है, दरवाजे में भी जो वेट है वो बहुत बेहतरीन लगता है। तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, लोकलाइजेशन लेवल एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया है। अब रियर सीट में आ गए हैं तो थोड़ा सा स्पेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था फ्रंट वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, एंड आई एम अबाउट 5'6" and 5'7", मतलब उसके बीच में हूँ एग्जैक्ट 169 सेंटीमीटर्स टू बी प्रिसाइज। तो उस हिसाब के अगर आप हैं
तो नी रूम देखिए, मतलब शानदार नी रूम आपको मिल रहा है। लेग रूम भी जो है बहुत अच्छा आपको मिल रहा है। थाई सपोर्ट भी जो है मेरी हाइट के हिसाब से तो आई डोंट थिंक कोई परेशानी है। हेडरूम की अगर आप बात करोगे तो अच्छा खासा है। हालांकि अगर आप 5 लोग बैठ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी आपको परेशानी हो, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि 4 अडल्ट, मतलब 2 आगे बैठ जाएंगे, 2 पीछे बैठ जाएंगे, बीच में एक बच्चे को आप बिठा सकते हो। अच्छी बात ये बहुत ज़्यादा उठी नहीं हुई है तो बीच में बच्चा आराम से बैठ सकता है। या फिर अगर 3 एवरेज हाइट के होंगे, कम हाइट के होंगे तो 3 लोग फिर यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये डेडिकेटेड इवेंट दिए गए हैं। अगेन क्वालिटी लेवल्स की अगर आप बात करोगे तो थोड़े से इन्फीरियर मुझे लगे हैं वॉक्सवैगन के ही स्टैंडर्ड से अगर आप बात करोगे। और 2 USB टाइप सी आपको दी गई है। फास्ट USB टाइप सी है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर 2 लोग बैठ रहे हैं तो आप ये सेंटर आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। 2 छोटी बॉटल्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। और अच्छी बात यह है, तीनों जो पैसेंजर्स हैं उन तीनों के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। तीनों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिया गया है, विच अगैन इज़ अ नाइस एडिशन। तो ये सब चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखा गया है। ऑफकोर्स सन ब्लाइंड नहीं दिया गया है, जो कि आपको इस सेगमेंट में कुछ और गाड़ियाँ देती है, स्पेशली क्रेटा आपको देती है, तो वो यहाँ पे मिस आउट कर दिया गया है। और ये GT वेरिएंट है, मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं है, तो आपको सनरूफ जो है वो मिसिंग यहाँ पे लगने वाला है। अब मैं ललित के हिसाब से जस्ट जो सीट है, फ्रंट वाली जो पैसेंजर सीट है, उसके हिसाब से बैठ के देखता हूँ, और यहाँ पर भी कोई परेशानी एक्चुअली नहीं है। मतलब 2 6 फुटर्स भी अगर आगे पीछे बैठेंगे तो बैठ सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वॉक्सवैगन की एंट्री लेवल कार्स में हमने वो एक कमी देखी है। इनफैक्ट जैसे पोलो में बैठोगे तो 6 फुट का अगर आगे बंदा बैठ गया तो पीछे मुश्किल से बामुश्किल से आप बैठ पाएंगे। आपने वॉक्सवैगन पोलो का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ के आई बटन में आएगा। बट ओवरऑल अच्छी जगह यहाँ पर आपको दी गई है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे किया गया है। तो अब बात करते हैं मुख्य मुद्दे की, परफॉर्मेंस, क्योंकि आप वॉक्सवैगन खरीद रहे हैं आखिरकार। तो वॉक्सवैगन खरीद रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। मेरी भी बहुत सारी उम्मीदें हैं और उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात भी करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शंस की। एक्चुअली इसके साथ में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है 1 लीटर का TSI, जो कि लगभग 115 PS की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकालता है। उसके साथ में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दोनों आपको मिलते हैं। मैं जो चला रहा हूँ दैट इज़ अ सुपीरियर इंजन। इट इज़ अ 1.5 लीटर TSI इंजन, जो कि 150 PS मतलब लगभग 148 bhp के आसपास पावर निकालता है, पीक पावर, और 250 न्यूटन मीटर्स के आसपास पीक टॉर्क निकालता है। अब ऑन पेपर अगर आप बात करोगे तो इसके जो दोनों क्लोजेस्ट राइवल्स हैं, क्रेटा और सेल्टॉस, दोनों से ज़्यादा पावरफुल आपको ये लगेगी। हाँ, जो डस्टर आती है, डस्टर का जो 1.3 टर्बोचार्ज्ड इंजन है, वो ऑफकोर्स ऑन पेपर से ज़्यादा पावरफुल है और वो काफ़ी एंथुजियास्ट के लिए एक इंजन बनाया भी गया है। बट एंथुजियास्ट वॉक्सवैगन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं हर लिहाज से। तो अभी मैं चला रहा हूँ इसका 1.5 लीटर का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन, जो कि मेरे हिसाब से आपका फेवरेट पिक होगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर outright performance, if you're looking for a car that gives you a lot of fun, a lot of satisfaction, कि आपने सही गाड़ी में लगाया है, कि भाई साहब आपको मज़ा आ रहा है ऑलमोस्ट हर जगह पे। अराउंड 1600 RPM के आसपास आपको पीक टॉर्क इसकी मिलने लग जाती है जब टर्बो चार्जर किक इन होता है, और ऑलमोस्ट वहाँ से लेकर फ्लैट एक कर्व आपको देखने को मिलेगा पावर के मामले में भी और टॉर्क के मामले में भी। इसका मतलब कंसिस्टेंट पावर आपको मिलती रहती है अगर आप 2000 RPM के ऊपर इसको चला रहे हैं। तो मज़ेदार एक इंजन है। हम कुशाक में इसको ऑलरेडी चला चुके हैं, ऑलमोस्ट वैसी सी ही परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे नज़र आती है। अगर आप 1 लीटर की बात करेंगे जो मैंने कुशाक के साथ चलाया था, वो मुझे थोड़ा सा नॉइजी लगता है। ये वाला उतना नॉइजी नहीं है। ऑफकोर्स इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी स्पोर्टी है, वो एक स्पोर्टी नोट जो होता है एक ढंग की परफॉर्मेंस वाली जैसी कार्स में, वैसा सा आपको इसकी आवाज़ आती है। तो जब आप इसे ऑन द बॉयल रखते हैं, दैट मीन्स ओवर 2000 RPM, तो बहुत ही अच्छी इंजन से आवाज़ आती है और वो इरिटेटिंग नहीं है। जैसे 1 लीटर में जब आप बहुत ज़्यादा पुश करना शुरू करते हो तो वो थोड़ा सा हार्श आपको सुनाई देती है, यहाँ पर वैसा आपको नज़र नहीं आता है। अब सबसे पहले 1.5 लीटर इंजन आप क्यों लेंगे? पहली बात तो परफॉर्मेंस के लिए। तो आप जब खुली रोड्स पे होंगे तो आपको मज़ा आना चाहिए, हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास में पावर की अवेलेबिलिटी है, वो 1.5 लीटर में आपको मिलता ही मिलता है। अगर आप शहर में चला रहे हैं, क्योंकि शहर में आपको ज़्यादातर गाड़ी को चलाना पड़ता है, तो कैसी इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के साथ में ओवरऑल विजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली ओवरऑल विजिबिलिटी, फ्रंट विजिबिलिटी मेरे को अच्छी लगी। मैंने ऑफकोर्स सीट को थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है तो मुझे बोनेट नज़र आ रहा है, तो लोगों को वो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है, थोड़ा कंफर्ट देता है
ड्राइविंग, तो वो एक चीज़ यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको दिखती है। उसके अलावा ग्लास एरियाज़ काफ़ी बड़े हैं, विंडशील्ड आपको ठीक ठाक बड़ी मिल जाती है। हालांकि IRVM जो है उसका साइज़ उतना कुछ खास नहीं है, उतना वाइड नहीं देता। ऑल्सो क्योंकि तीनों के तीनों जो पैसेंजर्स पीछे बैठने वाले, जैसे मैंने आपको जब कैबिन के बारे में बताया था, रियर सीट के बारे में तो बताया था कि तीनों को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। तो तीनों अगर बंदे बैठे हैं और तीनों यूज़ आ रहे हैं और नहीं भी यूज़ आ रहे हैं, तीनों अगर रखे हुए हैं, तो भी थोड़ा सा हर्डल आपको लगता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रहा है। इनफैक्ट आप जो साइड मिरर्स हैं उनकी भी अगर आप बात करोगे तो ये मुझे शिकायत एक्चुअली पोलो में भी थी और यहाँ पर भी है कि उतना वाइड व्यू नहीं आता, उतना ब्रॉड व्यू नहीं आता है। बाकी ओवरऑल लाइक आई सेड फ्रंट विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इंजन में कोई कमी नहीं है, बहुत ताकत है। तो ऑफ कोर्स इंजन में ताकत है, उसमें ट्रांसमिशन भी उसको अच्छे से व्हील्स तक ट्रांसमिट करने में जो काम करता है वो भी ठीक ठाक तरीके से करता है। हालांकि कभी कभी थोड़ा सा जर्की हो जाता है, और जर्की होने का एक रीज़न ये है कि जो बाइट पॉइंट है, जो क्लच का बाइट पॉइंट है, वो आपको लगेगा कि वो थोड़ा ढूंढने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लच का ट्रैवल कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है, भारी आपको थोड़ा क्लच लगता है। लगता नहीं है कि आप एक पेट्रोल गाड़ी चला रहे हैं, डीजल वाला क्लच वाली फील आपको यहाँ पे आती है। तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे लगेगी। अदरवाइज जब आप हाईवे पे होते हो लाइक आई एम राइट नाउ, तो वहाँ पर कोई भी परेशानी मुझे नहीं हो रही है। कंफर्टेबली पूरा दिन मैं 100 kmph के आसपास कर रहा हूँ, 2000 RPM के आसपास ही कर रही है। 100 kmph at around 2000 RPM you can do the entire day and that makes it really really enjoyable। और जिस मोमेंट आप टैप करेंगे, आई एम टैपिंग, और टैप करते ही जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी क्विक होता है, काफ़ी तेज़ तर्रार तरीके से ये ओवरटेक कर लेती है। तो ओवरटेकिंग मनूवर्स में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है इस इंजन की। अब अगर आप गियर बॉक्स की बात करोगे तो गियर बॉक्स भी उतना स्मूथ शिफ्टिंग नहीं है, उतना बट स्मूथ नहीं है जितना इसके जो कंपटीशन में अगर आप बात करोगे इससे सेल्टॉस या फिर क्रेटा, तो वहाँ पर ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग आपको गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पर वो थोड़ा सा नॉचीनेस आपको नज़र आता है, जो कि इनकी मोस्ट कारों में, एटलीस्ट एंट्री लेवल कार्स में आपको देखने को नज़र आता है। पोलो में भी नज़र आता है, इसमें भी आता है, कुशाक में भी मुझे सेम ही शिकायत थी, यहाँ पर भी वो चीज़ आपको नज़र आती है। तो कुशाक का नाम लिया, कुशाक साइड से जा रही है। तो दोनों की परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क है? एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मोर और लेस सेम आपको इनकी परफॉर्मेंस लगने वाली है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, एंड दैट इज़ दी ब्रेकिंग, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, स्ट्रेट और स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, हैंडलिंग इज़ चुम्बेश्वरी, ऑफ कोर्स शानदार है हैंडलिंग इसकी। शार्प आपको कॉर्नर्स पे लेना हो या क्विक लेन चेंज करना हो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप अपने आप को पाएंगे। One more time, since the road is empty, fantastic। मतलब ये पहली बार हुआ है Volkswagen के केस में कि शहर के हिसाब से एक्चुअली स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, जो कि मनूवरेबिलिटी में बहुत मदद करती है। ऐसी स्टीयरिंग में आपको पता पड़ता है कि हाँ, क्यों ऐसी स्टीयरिंग ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा सेफ होती है, क्योंकि आपको वो चाहिए कमांड की जैसा इनपुट आप दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट बिना किसी लैग के हो, ऐसा आपको यहाँ पे फीलिंग आती है। तो आई थिंक आई एम माइटी इम्प्रेस विद द वे दिस कार हैंडल्स। बट हाँ, ऑफकोर्स हम ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, थोड़ा सा डिविएट हो गए। तो ब्रेकिंग, लाइक आई सेड, परफॉर्मेंस इतनी शानदार है तो ब्रेकिंग भी भाई साहब शानदार होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि ब्रेकिंग खराब है, बट ऑल 4 डिस्क ब्रेक वुड मेक द होल अफेयर मच बेटर। यहाँ पे 2 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं आपको फ्रंट में, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं ऑफ कोर्स। एक और चीज़, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 190 mm का है। अब 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस में मतलब रेगुलर शहरों में चला रहे हैं या हाईवे पे चला रहे हैं तो दिक्कत नहीं होती है, बट जब ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते आ जाते हैं, क्योंकि आप SUV एक्चुअली लेते भी इसलिए हैं क्योंकि थोड़े ख़राब रास्तों पे ले जाएं, तो जब कोई बड़ा गड्ढा है या कोई पत्थर वत्थर रखें किसी एक जगह पे, तो वहाँ पे अंडर बॉडी टच होने का डर रहता है, जो कि DSG के साथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मैकेट्रॉनिक यूनिट्स हमने सुना है थोड़ा सा ये उतना फेमस नहीं है उन मामलों में। तो वहाँ पर कई बार शिकायत आती है कि पत्थर वत्थर को चढ़ जाता है और फिर खर्चा थोड़ा बड़ा आता है। बट हाँ, ऑफकोर्स मैं मैनुअल चला रहा हूँ तो यहाँ पर तो वो दिक्कत होती ही नहीं है। राइड क्वालिटी, लाइक आई सेड, रेगुलर जो अंडुलेशंस हैं हाईवे पे मिलने वाले कोई दिक्कत है ही नहीं, शहर पे मिलने वाले जो आपके स्पीड ब्रेकर्स हैं कोई दिक्कत है ही नहीं।
दिक्कत कहाँ है? दिक्कत लाइक आई सेड, जब बहुत ख़राब रास्ते आ जाते हैं और बड़े गड्ढे हों तो फिर आपको ग्राउंड क्लियरेंस वाली दिक्कत होती है। बट राइड क्वालिटी के मामले में आई थिंक Volkswagen हैज़ डन अ प्रीटी गुड जॉब एंड आई थिंक दे हैव मेड अ कार जो ऑलमोस्ट हर कंडीशंस में ठीक परफॉर्म करती है। डेफिनेटली ये मुझे सेल्टॉस से बेहतर लगी है राइड क्वालिटी के मामले में, तो आप समझ सकते हो कि बेंचमार्किंग कहाँ पे हो रही है। ऑलराइट, तो अभी हम हैं 1.5 DSG वर्जन में, GT प्लस इसे बोलेंगे या क्या बोलेंगे, बट ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और इससे भी ऊपर एक वेरिएंट है शायद जिसमें कि लेदर सीट्स आएंगी, या फिर हो सकता है कि वो एज एन ऑप्शन आपको अवेलेबल करवा दी जाए। बट दो मुख्य बदलाव आपको यहाँ पे नजर आएंगे। नंबर वन, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल आपको यहाँ पे मिलता है, आप उसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने RPM मीटर, टेकोमीटर वाला डिजिटली सेट किया हुआ है, और यहाँ पे स्पीडोमीटर भी जो है वो मेरे को डिजिटली दिखाई देता है। उसके अलावा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो आपको इस वेरिएंट में मिलता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ब्रांड का कहना है कि ये Hyundai ग्रुप से बहुत कुछ सीख रहे हैं। स्पेशली जब हमने स्कॉडा से बात की थी तो उन्होंने Hyundai ग्रुप का स्पेसिफिकली नाम लिया था। तो वो लोग एक्चुअली वेरिएंट लाइनअप जो रखते हैं अपना, वो काफ़ी ढंग का रखते हैं। मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन उनके मिड से थोड़ा सा ऊपर वाले वेरिएंट में ही आने लग जाता है, यहाँ पे वो थोड़ी चीज़ मिसिंग है। और तीसरी चीज़ जो बदलाव आपको नजर आएगी इस व्हीकल में एज अगेंस्ट द मैनुअल, ऑफ कोर्स इज़ द न्यू गियर लीवर, क्योंकि ये 7 स्पीड DSG है, ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक वाला आपको गियर बॉक्स मिल जाता है। एक और चीज़ जो आपको अलग नज़र आएगी अगर आप इसके मैनुअल वर्जन में जाते हैं और इस वाले वेरिएंट में आते हैं, यहाँ पर आपको सनरूफ भी मिलता है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सनरूफ है। ऑफ कोर्स पैनोरामिक नहीं है लाइक यू गेट इन द क्रेटा, बट क्या करोगे आप सनरूफ का। अभी ऑलमोस्ट मिट्टी हो रही है यहाँ पे, तो गर्मी में नहीं खोल सकते, बारिश में नहीं खोल सकते, मिट्टी में नहीं खोल सकते, तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। बट अगैन पीपल वांट इट, सो यू हैव इट। अच्छी बात यह है सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में दिया गया है, तो शायद उसकी कॉस्ट अरेंजमेंट्स आपको वेरिएंट लाइनअप में देखने को मिले। अब परफॉर्मेंस में कैसा है, मैं मैनुअल के बारे में डिटेल में बात कर चुका हूँ। अब DSG के साथ में ऐसा नहीं है कि ये अपनी ही रफ्तार में चलता है, इट्स प्रीटी क्विक, इट्स वेरी वेरी क्विक। शिफ्ट्स काफ़ी क्विक हैं, ओवरटेकिंग मनूवर जब आप करते हैं तो आपको सिंपली एक्सेलरेटर को टैप करना है और ये तुरंत एक या दो जो गियर्स हैं वो डाउन कर देती है, एंड देन यू गेट दैट मोमेंटम। देखिए, स्टीयरिंग फीडबैक में कोई फ़र्क नहीं आएगा, राइड क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो फ़र्क आता है वो गियर शिफ्ट्स में ही आता है, एंड लाइक आई सेड इट्स प्रीटी फास्ट। अप शिफ्ट्स भी काफ़ी जल्दी होते हैं और डाउन शिफ्ट भी जब आपको करना होता है ओवरटेकिंग मनूवर्स में, तो वो भी काफ़ी जल्दी होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। अभी ये जो पर्टिकुलर यूनिट मैं चला रहा हूँ इसमें थोड़ी सी अभी शिकायत आ रही थी, जब मैंने थोड़ी देर पहले भी चलाया। लगभग जब आप स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते हो 20 के आसपास भी चलाते हो तो कुछ कट की आवाज़ आती है, रिवर्स करते हो तो भी कुछ कट की आवाज़ आती है। अब ऐसा जो थोड़ा बहुत चेकआउट किया यहाँ की टीम ने और हमने, उसमें पता पड़ा कि एग्जॉस्ट की जो माउंटिंग में जो रबर्स होते हैं वो थोड़े से लूज़ पड़ गए हैं, क्योंकि इसे थोड़े ख़राब रास्तों पर जब लेके जाने की कोशिश की तो वहाँ पर आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा गड्ढा था या फिर पत्थर थोड़े ज़्यादा थे, उस वजह से शायद वो थोड़ा बहुत हिल गया है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत मुझे उसके अलावा कोई नज़र नहीं आ रही है, और काफ़ी स्पोर्टी साउंड करता है इसका ये। दैट्स राइट, ये बहुत ही खूबसूरत साउंड करता है। मैंने ये कुशाक में भी बोला था और यहाँ पर भी सेम है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम पावर ट्रेन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब बाकी और कुछ बचा नहीं है इसके अंदर। एक फ्यूल एफिशिएंसी है जो जिसके बारे में बात करनी बाकी है। अगर आप ये वाला वर्जन लेते हैं, अगर आप आराम से चलाएंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा हाईवे पे ज़्यादा चलाया है इसे और सिटी में कंपैरेटिवली कम चलाया है, तो जो अभी फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी दैट इज़ अबाउट 12 kmpl, विच इज़ प्रीटी फाइन। आई थिंक जब आप शहर में ज़्यादा चलाएंगे तो करीब 11 के आसपास, 10-11 के आसपास आपको मिलनी चाहिए। अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन लेते हैं, उसको हमने पहाड़ों पे भी चलाया था, मोस्टली पहाड़ों पे ज़्यादा चलाया है और हाईवे पे भी चलाया है। उसके बाद में उसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो निकल के आ रही थी वो लगभग 13.5 kmpl के आसपास आ रही थी। तो आप और आराम से चलाएंगे, स्ट्रेट रोड्स पे चलाएंगे तो 15 इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, 14-15 इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 1.5 लीटर इंजन, विच इज़ फैंटास्टिक। 1 लीटर ऑफ कोर्स हम चला ही नहीं रहे हैं, लाइक आई सेड, अभी हम सिर्फ 1.5 DSG और मैनुअल चला रहे हैं। तो यही है मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस इस व्हीकल के बारे में। ओवरऑल आई थिंक आई माइटी इम्प्रेस्ड। हर तरीके के जो बायर्स हैं, Volkswagen का जो ट्रेडिशनल बायर है वो DSG फैंस हैं, वो भी जा सकते हैं। जिनको जो प्रॉपर एंथुजियास्ट हैं वो 6 स्पीड मैनुअल के साथ में जा सकते हैं। आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। द ओनली थिंग दैट दे नीड टू फिक्स इज़ द प्राइसिंग। अगर वो इन्होंने शानदार रख दी तो बस मज़ा आ जाएगा। सो दैट्स इट पीपल ऑन दी Volkswagen Taygun। Volkswagen की तरफ से उनकी पहली मास सेगमेंट कॉम्पैक्ट SUV, ऑफ कोर्स T-Roc भी आती है, जो कि
ऑफकोर्स मेरी फेवरेट है। अगर आपके पास में वो बजट है तो मैं अभी भी वही बोलूँगा आपको कि आप T-Roc की तरफ जाएं। अगर आप 1.5 DSG लेना चाहते हैं, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। क्वालिटी लेवल्स बहुत ही शानदार हैं उसके, और बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़र आती है वो, वैसे दिखने में ये भी अच्छी लगती है ऑफकोर्स। तो ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस थे Volkswagen Taigun के बारे में। कई चीज़ें मुझे पसंद आई, कई चीज़ें थोड़ी और इंप्रूव हो सकती है डेफिनेटली। थोड़ी कॉस्ट कटिंग ऑफकोर्स हमें नज़र आई है। बाकी प्राइसिंग की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि कुशाक का जो प्राइस ब्रैकेट है उसी में इसको रखा जाएगा, मतलब वही 10.5 लाख रुपये से लेकर 17 लाख रुपये के बीच में ये होनी चाहिए। प्राइसिंग जो एग्जैक्ट प्राइसिंग ऑफिशियल प्राइसिंग है वो हमें पता पड़ेगी सितंबर में। बाकी 1 लीटर वाला जिसका जो वर्जन है वो हम बहुत जल्दी चलाएंगे, तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हम उसे जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।